स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसी हैं बेटा आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नियंत्रण एवं समन्वय वाला चैप्टर। ये हमारे क्लास 10th का जीव विज्ञान का एक बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, जिसका काफ़ी सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ और जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं करवा रही हूँ। और इसमें आज मैं पढ़ाने वाली हूँ पादपों में समन्वय। कैसे होता है पादपों में समन्वय? एक ये छोटा सा जिफ आपके सामने यूज किया, आप देख पा रहे होंगे। छुई मुई का पौधा तो सुना ही होगा, जैसे ही उसे टच करते हैं वो बिल्कुल मुरझा सा जाता है, मुरझा नहीं बिल्कुल आपस में चिपक जाता है। बट ऐसा क्यों होता है, सारी कहानी हम जानेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को हमारे चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना चाहती हूँ। सो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए बेटा आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सब हम आपको अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। सारा कंटेंट अरेंज होता है, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बात आती है बेटा, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इन सबके नोट्स कैसे मिलेंगे? सो उसकी लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप ई नोट्स, ई बुक, सारी चीज़ें अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। और यस, हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है जहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई होती है। सो यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश मीडियम चैनल से पढ़ सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले पादपों में कार्यकीय समन्वय को हम जानेंगे कि भाई ये कैसा क्या होता है। आपने ये सब तो नोटिस किया होगा कि जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, वो एक छोटे से बीज से कैसे 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 करके बड़ा होता जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा सा बीज जो अंकुरित तो होता है, फूटता है और ये एक बड़ा सा रूप ले लेता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है? अब मुझे पता है, मेरे सारे बच्चे आंसर देंगे कि मैम मैं आपको बताता हूँ, ऐसा टिश्यूज की हेल्प से होता है। बच्चे कहेंगे कि मैम मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा टिश्यू यानी कि ऊतक की सहायता से होता है। बट आप गलत नहीं हो, है ना? आप गलत नहीं हो जो आप बोल रहे हो कि मैम ऐसा टिश्यू यानी कि ऊतक की सहायता से होता है। आप बिल्कुल सही हो, 100% सही हो। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतना बड़ा प्लांट बनना केवल इन टिश्यूज के कारण ही संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं। ऊतक आपस में मिलकर शरीर का एक एक अंग बनाते हैं। ऐसे करके हमने चीज़ें जानी है। पर प्लांट्स के बारे में अगर बात करते हैं हम, तो ये पूरे प्रोसीजर होने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सहायता करती हैं। जैसे एक बात बताओ, हम हमारे बॉडी की ग्रोथ को लेकर बात करते हैं। भैया हमें चाहिए क्या? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व चाहिए होते हैं ना। समझना पहले मेरी पूरी बात को। अगर मैं आपको ह्यूमंस यानी बेटा मानव की बात करती हूँ, ह्यूमंस यानी किसकी बात कर रही हूँ? अगर मैं मानव की, तो मुझे इतना बताओ कि अगर हमारी ग्रोथ की बात आती है, किसकी? ग्रोथ या वृद्धि की बात आती है कि भैया हम जो बड़े होते हैं, मतलब जब हम छोटे होते हैं चुन्नू से, फिर बड़े 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 और फिर इतने बड़े हो जाते हैं, इससे भी बड़े हो जाते हैं। क्या सबके पीछे मैम यही रिस्पॉन्सिबल है क्या? मतलब ऊतक ही इस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं क्या? तो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए जैसे कई सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? पोषक तत्व हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? हार्मोन्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप सभी? वैसे ये प्लांट्स में भी क्या चाहिए भाई? ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए। और प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। इसी तरह से प्लांट्स के पास हार्मोन्स भी होते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
साथ ही साथ प्लांट्स के टिश्यूज भी होते हैं, जो उनकी रूट और रूट की बात करें या जड़ की बात करें या हम उसके प्ररोह की बात करें, जैसे रूट सिस्टम, शूट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, आज मैं वहां पे जाऊंगी। तो कैसे ये वृद्धि कर रहे भाई, टिश्यूज और हार्मोन्स सबका रोल होता है अपना अपनी जगह पर, ठीक है। सो हमने ये जाना कि भाई टिश्यूज यानी कि ऊतक सबके लिए जरूरी है, पर यस हमारे ऊतक कैसे होते हैं अलग और प्लांट के कैसे होते हैं अलग। फिर हमने जाना कि ह्यूमंस यानी मानव की ग्रोथ के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो हम केवल ये नहीं बोलेंगे कि नहीं भाई हार्मोन्स ही हैं जो ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि कोई व्यक्ति बिल्कुल लंबा हो जाता है, कोई बिल्कुल छोटा हो जाता है, नहीं, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। तो एक दूसरे से ये चीजें बेटा क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। अब बात ये आती है कि मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि आप अंतर समझ सको। अंतर क्या समझो कि भैया ह्यूमंस एंड प्लांट्स में क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है ना। मानव में और पौधों में अंतर नहीं है क्या? अरे भाई क्यों नहीं है अंतर? क्या आपने कभी किसी प्लांट को ऐसे ठुमक ठुमक चलते देखा है? क्या इसे गाते देखा है, नाचते देखा है, ऐसा कुछ करते देखा है क्या? तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, हमने ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा है। फिर क्या बात है, ह्यूमंस तो ये सारी चीजें करते हैं। तो हमने जाना कि भाई ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स अलग हैं एंड प्लांट्स के भी क्या होते हैं अलग। प्लांट के ग्रो करने का तरीका भी इसलिए अलग है और हमारा ग्रो करने का तरीका भी अलग है। सो हम सभी जानते हैं कि जैविक क्रियाएं यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं प्रत्येक जीव का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही बोला है कि ये प्रत्येक जीव का बेटा क्या है, अभिन्न अंग है। और सभी जीवों के लिए जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन अति आवश्यक होता है। जितने भी जीव होते हैं ना बेटा, सभी जीवों की अगर मैं बात करूं, इनके लिए जैविक क्रियाएं, अब इसका मीनिंग क्या है तो सुनो, जैविक क्रियाएं मतलब जीवन जीने वाली प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रियाएं मतलब जीवन जीने वाली प्रक्रियाएं। एक्चुअली में हमारा जीवन जीने के लिए हमें कुछ क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को करते रहना होता है। जैसे हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, तो हम सभी जानते हैं कि जैविक क्रियाएं यानी हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं, प्रत्येक जीव का अभिन्न अंग है और सभी जीवों के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियंत्रण, उसका कंट्रोल और समन्वयन होना क्या होता है अति आवश्यक होता है। ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब जैविक क्रियाएं क्या होती है, मैंने बोला ना, जीवन जीने के लिए जो व्यक्ति क्रियाएं करता है, जैसे क्या क्या करता है भैया, वो सांस लेगा कि नहीं लेगा, श्वसन तो करेगा ना भैया, और क्या करेगा, पाचन भी करेगा, उसके शरीर में उत्सर्जन भी तो होगा उसके शरीर से कई सारी चीजों का। तो ये सारी चीजें जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। अब जंतुओं में इन क्रियाओं के नियंत्रण व समन्वयन के लिए विशेष तंत्र व अंग पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बोला है। जैसे हम सभी जैविक क्रियाएं करते हैं, सो प्लांट्स भी जिंदा रहने के लिए क्रियाएं करते हैं। जैसे प्लांट्स भी तो सांस लेते हैं ना, उसको भी CO2 चाहिए, हमें O2 चाहिए, उसको CO2 चाहिए। फिर प्लांट शरीर से उससे भी जो उत्सर्जित पदार्थ है वो निकालते हैं, लेकिन हम जो निकालते हैं वो नहीं निकालते। खाना बनाते हैं भाई, स्वपोषी होते हैं, हाँ, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, हम नहीं बनाते। हम हमारे खाने के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड है, नहीं तो एनिमल्स पर। तो यही चीज मैं आपको बता रही थी कि जिंदा रहने के लिए हम भी अपनी क्रियाएं अपनी जगह पर कर रहे हैं और प्लांट्स भी अपनी क्रियाएं अपनी जगह पर कर रहा है। एक एक लाइन का मीनिंग समझ में आया? ओके। जंतुओं में इन क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वयन के लिए विशेष तंत्र व अंग पाए जाते हैं। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या हमारे बॉडी की जो भी जीवन जीने की क्रियाएं होती हैं, है ना, उन सब का अगर मैं कंट्रोल करने की बात करूं या कोऑर्डिनेशन के लिए बात करूं, तो भैया हमारे पास विशेष रूप से क्या होता है, सिस्टम। ये वो आपका यूट्यूब वाला सिस्टम नहीं है, बॉडी का सिस्टम है, ये तंत्र है, समझे। वह हमारे साथ इसके लिए क्या पाए जाते हैं, अंग, ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स के कंपैरिजन में पादपों के तुलना में अत्यधिक डेवलप्ड होते हैं, ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, डेवलप्ड यानी अत्यधिक विकसित होते हैं। परंतु पादप गतिशील नहीं होते। बिल्कुल सही बोला है। पादपों की तुलना में जो हम होते हैं ना,
वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, शरीर से भी दिमाग से भी। इसी के साथ जो प्लांट्स होते हैं, पहली बात तो वो गतिशील ही नहीं है, मूवेबल कंडीशन में नहीं होते, और उनका बाह्य वातावरण लगभग कैसा होता है, समान होता है। तो हमने यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में जाना। हमने जाना कि भाई पादप जीवन जीने के लिए अलग क्रियाएं करते हैं, हम अपने जीवन जीने के लिए भी क्रियाएं कर रहे हैं, पादप भी कर रहे हैं। फिर हमने ये जाना कि प्लांट्स मूवेबल कंडीशन में नहीं होते, गतिशील नहीं होते, और हम गति की अवस्था में होते हैं। तो थोड़ा सा हमने नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में जाना, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, एक तंत्र है, सिस्टम है, एक नहीं, हमारे शरीर में सिस्टम है, हमारे शरीर में ऑर्गेन्स है जो कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण, समन्वय सबके लिए क्या होते हैं, सब करने में हेल्प करते हैं। ओके, डन 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 डन। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। ये कहानी समझ में आई? ओके, अब आते हैं, अतः ये अंतःस्रावी तंत्र अर्थात विशेष रासायनिक समन्वय को यानी हार्मोन्स के द्वारा ही अपनी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन या समन्वय करते हैं। ये किसकी बात चल रही है भाई? तो सुनो सुनो सुनो, अब बात आ रही है कि ये अंतःस्रावी तंत्र अर्थात विशेष रासायनिक समन्वय को हार्मोन्स के द्वारा ही अपनी जीवन क्रियाओं का या जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, अब विशेष रूप से अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे पास प्रॉपर एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है बेटा। क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र होता है ना? क्या होता है? अंतःस्रावी तंत्र होता है ना? और हमारे अंतःस्रावी तंत्र में हमें अंतःस्रावी ग्रंथि को पढ़ना होता है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं भैया? हार्मोन्स निकालती हैं। समझे? हमने क्या देखा कि इसमें हमें अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना होता है, और ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इससे क्या निकलता है? सो भैया इससे निकलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, क्या निकलते हैं? सुनते चलना, हार्मोन्स निकलते हैं। अब प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, उनके पास कोई एंडोक्राइन सिस्टम नहीं है, ना ही एंडोक्राइन ग्लैंड से। हाँ, प्लांट से भी क्या निकलते हैं? हार्मोन्स तो निकलते हैं, उनके पास भी हार्मोन्स पाए जाते हैं जो उनकी कई सारी चीजों में हेल्प करते हैं। तो हमने जाना ये अंतःस्रावी तंत्र अर्थात विशेष रासायनिक समन्वयकों के द्वारा ही अपनी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन करते हैं। अब पादपों में कार्यकीय समन्वयन विभिन्न भागों या अंगों की दिशात्मक या अदिशात्मक गतियों या वृद्धि के रूप में दृष्टिगत होता है। प्लांट में क्या होता है? तो जो कार्यकीय समन्वयन होता है, प्रतिक्रिया जो है वो विभिन्न भागों में, शरीर प्राण के किसी भी भाग में, सभी भाग में बोल दो, हर एक भाग में, विभिन्न भागों या फिर जो ऑर्गेन्स होते हैं उनकी दिशात्मक या फिर अदिशात्मक गतियों या फिर वृद्धि के रूप में दृष्टिगत होता है। जिसे हम देख सकते हैं, कैसे देख पाएंगे? ऑब्वियसली जब वो दिशा के आधार पर गति करेगा प्लांट, या फिर वो क्या करेगा? ग्रो करना स्टार्ट करेगा। जैसे एक छोटा सा बीज बड़े से पौधे में, फिर एक बड़े से ट्री में क्या हो जाता है बेटा? कन्वर्ट हो जाता है। समझे? पादपों में गतियों को एक्चुअली में कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो चलो एक काम करते हैं, इनकी गतियों को ही जान लेते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि प्लांट्स में जो गतियां होती है ना बेटा, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? सो इसे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया है। एक होता है उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, और एक होता है वृद्धि के कारण अनुक्रिया या अवृद्धि के कारण गति। चलो सुनो, थोड़ा सा रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि हमने जाना कि भैया हार्मोन्स प्लांट्स के पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन प्लांट्स के पास एक प्रॉपर मतलब ह्यूमंस के पास एक प्रॉपर एंडोक्राइन सिस्टम में अंतःस्रावी तंत्र है, वो प्लांट्स के पास नहीं है। लेकिन हार्मोन्स प्लांट से ही भी निकलते हैं। फिर मैम सेम हार्मोन्स निकलते हैं क्या? जो हमारे बॉडी से हार्मोन निकल रहे हैं सेम प्लांट से निकलेंगे क्या? क्योंकि ग्रोथ तो हम सबकी हो रही है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। प्लांट्स के हार्मोन अलग होते हैं, हमारे हार्मोन अलग होते हैं। समझे? चलो, तो ये थी इसकी कहानी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। यहाँ तक की पूरी कहानियां डन हो गई। अब आते हैं
सबसे पहले उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया पढ़ने के लिए। ये सब आप देख पा रहे होंगे और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बचपन में आपने इससे काफी ज्यादा खेला होगा। अभी आप छोटे हो, वैसे बहुत बड़े तो नहीं हुए हो, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम देने के लिए आ चुके हो, तो हाँ बोर्ड के अकॉर्डिंग तो बड़े हो चुके हो, तो फिर भी आपने शायद अभी किया हो या कुछ टाइम पहले किया हो, बट ये चीज आपने की होगी कि आपने नोटिस किया होगा कि भाई हमारा जो, जैसे हम फिंगर छुई मुई के प्लांट पे टच करते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, बिल्कुल चिपक जाता है आपस में। तो उसी को हम जानेंगे उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया में, ठीक है ना। तो ये गति किसी वृद्धि के कारण नहीं। सबसे पहले तो दिमाग में बैठा लो, दो चीजें पढ़नी है। उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया बिल्कुल तुरंत रिएक्ट कर जाएगी, वो समझ रहे हो, तत्काल तुरंत अभी क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। अभिक्रिया की बात चल रही है, समझे। और दूसरा क्या बोला है, वो वृद्धि से संबंधित है, यानी वो ग्रोथ से रिलेटेड होगा कि प्लांट में क्या हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी। तो हमने दो चीजों में अंतर जान लिया, जिसके आधार पर सबसे पहले कभी लिखना पड़ा ना कि अरे भाई बताओ जल्दी से उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये गति किसी वृद्धि के कारण नहीं, अपितु उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के कारण होती है। मैंने अभिक्रिया बोल दिया था, उसको अनुक्रिया कर देना भाई, है ना। तो हमने क्या देखा, ये गति किसी वृद्धि के कारण नहीं होती है। ये एक ऐसी गति होती है जहां ग्रोथ की बात नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया यानी तुरंत ही उसका क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा, समझे। उद्दीपन जीव द्रव्य की उत्तेजनशीलता की तीव्रता तथा अथवा दिशा में एक परिवर्तन है जो कि जीवित जीव द्रव्य पर समुचित प्रभाव या रिस्पांस उत्पन्न करता है। ये इससे रिलेटेड है, जीआईएफ उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। समझते हैं इसे कि ये क्यों लगाइए, है ना। ये केवल आपको दिखाने के लिए कि भाई ऐसा कुछ इसमें होता है। ये स्थिति में परिवर्तन स्वरूप अभिव्यक्त होता है, जैसे मिमोसा के पर्ण तल्पों की निचली कोशिकाओं में चेंज हो जाना। निचली कोशिकाएं यहाँ पर क्या हो जाती है, उसके नीचे की। पहली बात तो अब बात करते हैं किसके, मिमोसा की। मिमोसा के पर्ण यानी कि जो उसका पत्ती होती है, इसके पर्ण तल्पों की जो निचली कोशिकाएं है ना, उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन। इसी प्रकार उद्दीपन से वृद्धि अनियमित अर्थात एक सतह पर अधिक और दूसरी सतह पर रुक जाती है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, है ना। क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार जो उद्दीपन होता है, उद्दीपन बोले तो उद्दीप्त हो जाना, जागृत हो जाना, है ना। उद्दीपन बोले तो उद्दीप्त होना, जागृत होना। सो इसी प्रकार उद्दीपन से वृद्धि जो है वो अनियमित अर्थात एक सतह पर अधिक और दूसरी सतह पर रुक जाती है। जैसे हमने क्या देखा, अनुवर्तन गतियां। मैम ये अनुवर्तन गतियां क्या होती हैं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आपको मैं हर तरीके की गतियां एक एक करके पढ़ाऊंगी, हर तरीके की गतियां पढ़ाऊंगी। अभी केवल हम चीजों को सुनेंगे, समझेंगे। ऑब्वियसली एक ही स्लाइड पे पूरा चैप्टर तो संभव नहीं है ना। इससे ग्रंथि कोशिका से तरल का अधिक स्राव भी हो जाता है और ये निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है, तो सुनो। छुई मुई के पादप की गति वृद्धि से संबंधित नहीं है। पहली बात तो बिल्कुल सही बोला है कि छुई मुई का जो प्लांट होता है ना, छुई मुई का जो प्लांट होता है, इसकी जो गति है भाई वो वृद्धि से तो रिलेटेड नहीं है। स्पर्श होने की सूचना पादप एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, क्या बोला बेटा मैंने, तो मैंने ये बोला है कि ये है छुई मुई का पौधा। हम जैसे ही स्पर्श करेंगे ना, तो एक कोशिका दूसरी कोशिका को संदेश देगी, दूसरी वाली तीसरी को देगी, तीसरी वाली चौथी को, ऐसे करके ये चलता रहेगा। सो हमने जाना कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, परंतु इनमें सूचनाओं के संचरण के लिए कोई विशिष्ट ऊतक कार्यरत नहीं होता है। कोई विशिष्ट ऊतक यहाँ पर काम नहीं करता है, समझे। पादप कोशिकाएं संचित जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देती हैं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो प्लांट सेल होती है ना, उनके पास जो स्टोर वाटर होता है,
यानी कि जो संचित जल है उसकी मात्रा को चेंज कर देती है। संचित जल की मात्रा में अगर चेंज हो गया, जो पानी स्टोर है उसमें थोड़ा सा चेंज अगर जैसे ही उसमें होगा तो भैया वो अपनी आकृति चेंज कर देगा, है ना, जिससे फूलने या सिकुड़ने से उसका आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ऑब्वियसली। इसे ध्यान रखना, स्पर्श करते ही छुई मुई का सिकुड़ना तीव्र अनुक्रिया का उदाहरण है, जबकि सूर्य के प्रकाश की स्थिति के कारण सूरजमुखी पुष्प की स्थिति में परिवर्तन ये धीमी अनुक्रिया का उदाहरण है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई है कि भाई तीव्र अनुक्रिया कब होती है और धीमी अनुक्रिया कब होती है। समझे कि नहीं समझे? तीव्र अनुक्रिया कब होती है और भाई धीमी अनुक्रिया कब होती है, ये मैंने आपको बताया है। ओके चलो भाई, तो जल्दी से इसका हमें क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। ओके डन 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 डन। जाने ये छुई मुई की कहानी समझ में आ गई। जैसे हम इसे ऐसे ऐसे करते हुए जाते हैं वो सब आपस में क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। तो छुई मुई के पादप की गति वृद्धि से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इसका यहाँ उसकी ग्रोथ से रिलेशन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि जो छुई मुई है भैया इसके पादप जो गति करते हैं, छुई मुई का जो प्लांट होता है एक्चुअली जब वो गति की अवस्था में आता है तो वो उसकी ग्रोथ के कारण आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पर्श होने की सूचना पादप एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। अब क्या होता है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका को इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है, जिसके कारण ये आपस में तेजी से इंफॉर्मेशन के कारण चिपक जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन के लिए क्या करती है, विद्युत रसायन साधन का उपयोग करती है। अब इनमें सूचनाओं के संचरण के लिए कोई विशिष्ट ऊतक कार्यरत नहीं है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैम इसके लिए कोई विशेष ऊतक है क्या जो ये काम करने में हेल्प कर रहा होगा। देखो प्लांट्स के पास टिश्यू तो होते हैं, नो डाउट कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि प्लांट्स के पास टिश्यू ना हो। जैसे विभिन्न ऊतक होते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा स्थायी ऊतक होते हैं। विभिन्न ऊतक भी 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सो भाई एक शीर्षस्थ होता है, पार्श्वस्थ होता है और एक अंतर्वेशी अंतर्विष्ट, 3 तरीके के ये होते हैं। वहीं अगर हम स्थायी की बात करें, एक सरल और एक जटिल। क्लास 9th में ये चीज मैंने आप सबको पढ़ा के रखी है, लेकिन इस प्रक्रिया इस काम के लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो कोई विशिष्ट या विशेष ऊतक नहीं पाया जाता है। ओके पादप कोशिकाएं संचित जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को चेंज कर लेती हैं। ओके नाउ हमने ये पूरा नोट भी जान लिया था। अब हम आते हैं सीधे दूसरी कहानी की तरफ कि वृद्धि के कारण गति कैसी होती है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब हम जानेंगे कि वृद्धि के कारण पौधा या प्लांट कैसे गति करता है। तैयार हैं आप सभी? तो चलिए जानते हैं। पादपों की वृद्धि की दिशा जो है, पादपों की वृद्धि की दिशा विभिन्न उद्दीपनों द्वारा नियंत्रित तो होती है। जैसे बाई लाइट हो गया, जैसे प्रकाश हो गया, उद्दीपनों के द्वारा हो रही है ये, ठीक है ना। पानी हो गया, इनके द्वारा। फिर से बोल रही हूं कि भैया पादपों की वृद्धि की जो दिशा है, यानी कि जो डायरेक्शन है ना बेटा, क्या कहा मैंने, किसकी जो डायरेक्शन है वो विभिन्न उद्दीपनों द्वारा नियंत्रित तो होती है। जैसे लाइट या फिर वाटर। मटर के पादप की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं और प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में होता है उतनी तेजी से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रदान का वह भाग करता है जो वस्तु से दूर थोड़ा सा होता है। फिर से सुनना बेटा, हमने जाना कि पादपों की वृद्धि की दिशा की अगर बात करते हैं तो वो विभिन्न उद्दीपनों के द्वारा कंट्रोल होती है। वो लाइट, पानी के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। अब हमने जाना मटर के पादप की तरह कुछ पादप ऐसे भी हैं जो दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रदान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। फिर हमने जाना प्रदान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में होता है उतनी तेजी से वृद्धि नहीं करता है जितना प्रदान का वह भाग करता है जो वस्तु से दूर रहता है। वृद्धि के कारण पादप एक निश्चित दिशा में धीमी गति से वृद्धि करके उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। अब सुनो, अब इसे मैं और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे यहाँ देखो अनुवर्तनी गतियां, दिशीय गतियां। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था अनुवर्तनी गतियां, वहां पर लिखा था अनुवर्तन गतियां। समझते हैं ना कि ये अनुवर्तनी गतियां या दिशीय गतियां क्या होती हैं। इसे हम दिशीय गतियों के नाम से भी जानते हैं। या तो आप इसे ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोल सकते हो बेटा,
या फिर आप इसे डायरेक्टिव मूवमेंट्स बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। सो हमने क्या देखा भाई, ये गतियां जीव द्रव्य की उत्तेजनशीलता से संबंधित है। बता रही हूं क्या, इन गतियों में उद्दीपन जीव द्रव्य पर एक दिशा में कार्य करता है तथा अनुक्रिया का उद्दीपनों से सीधा संबंध होता है। सो बेटा ध्यान से सुनो, ये जो है ना, इसमें ये अकेला नहीं है। जैसे अनुवर्तनी गतियां है ना, यहाँ पर जड़ों की गतियां मायने रखाती हैं कि किस दिशा में हो रही है, ऊपर के साइड नीचे के साइड, ऑब्वियसली ऊपर कैसे ही जाएगा, नीचे ही जाएगी, है ना। पादप जो है वो ऐसे गति कर रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है। ये सब हमें कहाँ पढ़ना होता है, अनुवर्तनी गतियों में पढ़ना होता है। सब छुपा दो, सब गायब कर दो। आप सिंपली ये ध्यान रखो कि यहाँ पर पादप की हर तरीके से वृद्धि की बात चल रही है, चाहे उसकी जड़ की बात हो वृद्धि में, चाहे उसके इस सेक्शन की वृद्धि इस तरह से हो रही हो, या यहाँ पर वृद्धि ऐसे सन के साइड हो रही हो। लेकिन ये होती कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, पर आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर ये सब हमें कहाँ पढ़ना है, अनुवर्तनी गतियों में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये होते हैं कई सारे प्रकार के अनुवर्तनी गतियों के प्रकार। सो भैया ये निम्न प्रकार की होती है, जहां सबसे पहले बेटा अब अपने दिमाग को पूरे तरीके से आप क्या करोगे, ओपन, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रही हूं क्या, प्रकाशानुवर्तनी गतियों के बारे में। किसके बारे में? प्रकाशानुवर्तनी गतियों के बारे में। इंग्लिश में जिसे हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं बेटा। अब ये होता क्या है, सब भूल जाओ, पहले तो मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। और लाइक शेयर कर दिया ना वीडियो को। अरे भाई अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो सबसे पहले तो वो कर दो, ठीक है। तो सुनो, जैसे बेटा होता ये है कि होता ये है कि ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, और ये इस तरह से इस प्रकार से गया। चलो चलो चलो, इसमें पानी भर देते हैं, है ना। और ऊपर के साइड में कोई छोटू सा प्लांट बनाना पड़ेगा ताकि मैं आप सभी को ये सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, देन ये ऐसा गया, और फिर ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सिंपली मैं बहुत ज़्यादा तो इसमें नहीं बना रही हूँ अभी, क्योंकि मैं केवल इतना समझाना चाह रही हूँ चंगू मंगू, मैं केवल इतना ये समझाना चाह रही हूँ चंगू मंगू की बात कुछ ऐसी है। देखो, एक होता है बेटा जड़ तंत्र और एक होता है प्ररोह तंत्र। पहले तो इसका मीनिंग समझो। ये वाला जो सेक्शन है ना पूरा, यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है शूट सिस्टम। क्या कहलाता है? सो इसी को हम शूट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? हिंदी में ये प्ररोह तंत्र होता है, और बेटा ये क्या कहलाता है हमारा, सो ये हो जाएगा हमारा रूट सिस्टम। हिंदी में हमारा जड़ तंत्र होगा। सो ये है क्या हमारा शूट सिस्टम, बोले तो बेटा प्ररोह तंत्र हो जाएगा। और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? सो ये हमारा जड़ तंत्र हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा जड़ तंत्र हो जाएगा। अब मैं कभी प्ररोह तंत्र की बोलूं या प्ररोह वर्ड यूज करूं तो समझ जाना कि इस सेक्शन की बात चल रही है, और अगर मैं जड़ तंत्र की बात करूं तो समझ जाना इसकी बात चल रही है। बोलो, इतना समझ जाओगे ना? पक्का? देखो, अब मैं आपको बेटा यहाँ दो चीजें और बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र होता है ना, इसके धनात्मक और ऋणात्मक भाग भी होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक पार्ट भी होते हैं, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट भी होता है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि भैया ये कैसे होता है। बट ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम प्रकाशानुवर्तनी गतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो सिंपली सब भूल जाओ और केवल ध्यान रखना ये प्रकाश की ओर होती है। एक ऐसी गति जो किसकी ओर हो रही हो? सीधे प्रकाश की ओर हो रही हो। जैसे हमने क्या देखा भाई, ये यहाँ पर क्या है, पूरी तरह से कवर्ड, एक टेबल बोल सकते हैं, इससे कवर्ड है ना। और हमने क्या देखा कि इसमें एक प्लांट उग रहा है, लेकिन इसकी जो गति है वो कहाँ हो रही है? सन की, क्योंकि यहाँ पर क्या है भैया? सन है।
और यहाँ से क्या आ रही है सनलाइट, पानी नहीं गिर रहा है वरना आप चंगू मंगू बोल दो मैडम ये तो बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है सनलाइट है। तो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो ना लेफ्ट ना राइट कहीं नहीं, मतलब कहाँ जाएगी, सीधे सन की डायरेक्शन में। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि इसने जो ग्रो करना स्टार्ट किया है ना वो किस दिशा में, जहां से सन आ रहा है उस दिशा में इसने जाना यहाँ पर क्या किया है, शुरू किया है, प्रकाश की ओर गया है। तभी हम इसे क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तनी गति बोलेंगे। समझे कि नहीं, एक ऐसी गति जो सीधे किसकी ओर हो रही हो, सनलाइट की ओर, प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की ओर हो रही है। पादप की वृद्धि की गति की दिशा पर प्रकाश का प्रभाव ही प्रकाशानुवर्तन या प्रकाशानुवर्तनी कहलाता है, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। तो ये वर्ड मैं हाईलाइट कर रही हूं इन केस चंगू मंगू अगर अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आ गया तो, अगर अति लघुत्तरी में पूछ लिया कि भैया बताओ प्रकाशानुवर्तनी गतियां क्या होती हैं, तो आप लोग कम से कम बता तो पाओगे कि पादप की वृद्धि की गति की दिशा पर, जहां पर पादप की वृद्धि हो रही है, सो पादप की वृद्धि की गति की डायरेक्शन दिशा पर प्रकाश का प्रभाव ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाशानुवर्तनी गति में मुख्य स्तंभ प्रकाश उद्दीपन के कारण प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ जाता है। इसे हम धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम धनात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म के नाम से जानते हैं। मैम ये क्या हुआ, मैं बताऊंगी आपको कि क्या हुआ है ना। परंतु मूल एवं मूलाभास प्रकाश उद्दीपन की दिशा के विपरीत मुड़ जाता है, इसे हम ऋणात्मक बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। एक्चुअली में देखो एक बात बताओ, ये हमारा शूट सिस्टम है, ये हमारा रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम ऑब्वियसली भाई जड़ तो ऐसी ही वृद्धि करेंगी और जो प्लांट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो प्ररोह में वृद्धि हो रही है ना, इसी को ही धनात्मक वृद्धि बोला है, क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन में होगी, सन। देखो अभी ये सीधा है ना, सन बनाऊंगी, इसे थोड़ा सा तिरछा बनाना होगा, तो इसलिए केवल अभी आप समझना कि सन की डायरेक्शन में जो गति हो रही होगी, है ना, ये जो हो रहा है ऊपर वाला ये सेक्शन, ये धनात्मक कहलाएगा और नीचे जड़ की गति क्या कहलाएगी, ऋणात्मक। तो सुनो, पादप की वृद्धि की गति की दिशा पर प्रकाश का प्रभाव कहलाता है, प्रकाश का प्रभाव ही प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रकाशानुवर्तनी गति में मुख्य स्तंभ प्रकाश उद्दीपन के कारण प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ जाता है और इसी को हम धनात्मक प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। जहां पर किसी पादप की गति प्रकाश पर ही क्या है, निर्भर, उसका प्ररोह तंत्र भी कैसा हो गया है, प्रकाश की तरफ चला गया है, इसी को हम धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। प्रकाशानुवर्तनी गतियों में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, जान गए ना भैया, फोटोट्रॉपिज्म के बारे में जान गए ना, ठीक है। ऋणात्मक क्या होगा भैया, जो उसका मूल है, मूलाभास बोल दो, इनकी वृद्धि की अगर बात आएगी तो ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये इस दिशा में जाएगी, है ना, क्योंकि प्रकाश उद्दीपन की दिशा के ठीक विपरीत। भैया लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से ऐसी वृद्धि और इसकी ठीक डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर वृद्धि हो रही है, इसी को ही हम ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म ये कहलाता है। कोई कंफ्यूजन, कुछ जानना तो नहीं है ना, यही हमसे पूछा जा सकता है क्योंकि पहले कई बार ये पूछा जा चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगली कहानी, एग्जाम्पल से समझते हैं भैया। सूरजमुखी का तो नाम सुना ही होगा, बचपन से हम इसे सुनते देखते आ रहे हैं, बुक्स में तो हमें जनरली कई बार मिला है। सूरजमुखी के पुष्प एवं नेप्टूनिया ओलियरेसिया की पत्तियों की अगर बात करें तो यस, ये इसके एग्जाम्पल है। नाम थोड़े से डिफिकल्ट है, एक तो डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक तो सुना हुआ है। सूरजमुखी तो आपने सुना है ना, और इसके पुष्प की बात करें और एक और क्या बोल रहे हैं, नेप्टूनिया ओलियरेसिया की जो पत्तियां हैं, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, सिंपली ये इसका एग्जाम्पल है। प्रकाशानुवर्तन के प्रदर्शन के लिए गमले में लगे एक पादप को लकड़ी के बक्से में रखते हैं, रख दो भाई। इस बक्से में प्रकाश आने के लिए एक और छिद्र होता है, जैसे यहाँ पर था अभी जस्ट मैंने बताया आपको, है ना, यहाँ पर लाइट आने के लिए जगह है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक छिद्र नहीं है, तो बहुत बड़ा स्पेस छोड़कर रखा है, सिंपली हम एक छिद्र वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं।
कि भाई एक ये थोड़ा सा अलग है ना, क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, प्रकाशानुवर्तन के प्रदर्शन के लिए गमले में लगे एक पादप को लकड़ी के बक्से में रखते हैं। ठीक है, हमने लकड़ी के बक्से में से रख दिया। इस बक्से में प्रकाश आने के लिए एक और छिद्र होता है। पहले कुछ नहीं था, चलो एक छिद्र कर देते हैं समझने के लिए। अब कुछ दिनों के बाद पादपों की जो शाखाएं वो छिद्र से आते हुए प्रकाश की ओर मुड़ जाती है। इसी को हम धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जबकि जो जड़ें हैं यानी बेटा उसका जो रूट है ना, वो विपरीत दिशा की ओर मुड़कर ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है। क्या करता है? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन दर्शाता है। तो जो मुझे अब समझ में आया है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भैया धनात्मक और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या होता है। डन, चलिए आगे बढ़े। अब मैम ये गुरुत्वानुवर्तनी गतियां क्या होती हैं, जिसे हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं? भैया ध्यान से देखो, ये गतियां कुछ इस तरीके से हो रही हैं। यहां पर ये रूट तो बढ़ रहा है, शूट भी बढ़ रहा है, लेकिन ये तो अलग तरीके से, इसे हमने लिटा कर रखा है। पहली बात तो है ना, इसे इस तरह से झुका कर रखा है। गुरुत्वानुवर्तन दिखाता प्लांट है यहाँ पर। पादप की वृद्धि की गति की दिशा पर गुरुत्वानुकर्षण का प्रभाव ही गुरुत्वानुकर्षण बोल दो या फिर गुरुत्वाकर्षण बोल दो, समझ रहे हो? गुरुत्वानुकर्षण बोल दो या फिर गुरुत्व का आकर्षण बोल दो। बात कुछ ऐसी है कि ग्रेविटेशन के कारण ऐसा हो रहा है। गुरुत्वानुवर्तन यानी जियोट्रॉपिज्म शब्द, ये वर्ड एक्चुअली में कहां से आया है ना? कौन थे ये जिन्होंने ये वर्ड दिया? भैया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंक, और इन फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट ने ही 1868 में ये वर्ड दिया। गुरुत्वानुवर्तनी गतियां गुरुत्वानुकर्षण बल के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। मैंने लिया ये स्टाइलस, अब मैं इसे छोड़ दूंगी, मैं छोड़ नहीं रही हूँ, पट्ट से आवाज आना है, और अगर इसको कुछ हो गया तो फिर मैं इसे छोड़ नहीं रही हूँ। आप समझो कि मैं अगर इसे छोड़ू तो आप क्या बोलोगे, मैम ये तो ऊपर चला जाएगा। फिर कोई बच्चा बोलेगा मैम लेफ्ट में जाएगा, कोई बोलेगा मैम राइट में जाएगा, और मैं क्या बोलूंगी, ना लेफ्ट में जा रहा है, ना राइट में जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है। समझ रहे हो? लेफ्ट राइट कहीं पर भी नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा है ना? ये बल्कि कहाँ गिरेगा, सीधे धरती की तरफ। न्यूटन जी के बारे में तो सुना ही होगा, उन्होंने ही हमें किसके बारे में बताया था? अरे भाई न्यूटन जी ही थे वो व्यक्ति जिनके सर पर क्या गिरा था बेटा? सेब गिरा था। समझ रहे हो? न्यूटन जी ही थे वो व्यक्ति जिनके सिर पर क्या गिरा था बेटा? एप्पल गिरा था। और इस एप्पल के बारे में ही उन्होंने सोचा, विचार किया, और हमें किसके बारे में बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। समझे कि नहीं समझे? तो ये थी कहानी। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हमने जान लिया, ये ऑब्जेक्ट को छोड़ने पर वो बम से उसको नीचे की तरफ गिराता है। पर सुनो, यहाँ पर जो रूट्स यानी कि जो जड़ की गति होगी ना, वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है? धरती की तरफ लगता है भाई, ऊपर नहीं लगेगा, ये धरती की तरफ लगेगा, तो ये धनात्मक कहलाएगा। हमने गमला लिया, उसको उल्टा किया, ये यहाँ से बढ़ रहा है, ये यहाँ से बढ़ रहा है, तो इसकी जो गति होगी ना, इसके प्ररोह वाले की, ये ऋणात्मक होगी इस बार। और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ जाता है, सो इसकी जड़ों की गति क्या हो जाएगी बेटा? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। अब ये मत कहना कि मैम केस उल्टा हो गया, कोई उल्टा नहीं हुआ है। क्लास 9th में हमें बल फोर्स को बहुत ज्यादा विस्तार में पढ़ाया गया है। मैंने ये चंगो मंगो तुमको बताया था कि बल यानी कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो समझ के इस पूरी कहानी को। प्रकाशानुवर्तनी गतियां समझ में आ गई। जहां पर एक हमने बॉक्स लिया, उसका एक साइड का सिरा खोल दो या एक छोटा सा होल करके छोड़ दो उसको, वैसे ही है ना। एक गमला रखो उसमें, और हमने क्या देखा, उसमें एक प्लांट लगाए, तो उसको जो गति मिल रही है, जितनी जहां से सनलाइट आ रही है उसी दिशा में वो गति करना शुरू कर रहा है। उसका प्ररोह वाला भाग धनात्मक गति करेगा, और उसका जो निचला भाग है, जड़ वाला भाग, वो ऋणात्मक करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ की तरफ लगता है, पृथ्वी की तरफ लगता है। तो अगर बात आती है प्ररोह वाले भाग की,
ये इसका ऋणात्मक होगा बेटा, नकारात्मक, नकारात्मक नहीं ऋणात्मक बोलो, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाएगी और जो जड़ की वृद्धि होगी वो धनात्मक होगी। ठीक है, डन 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 डन। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। पादपों में प्ररोह की बात करते हैं, सो वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन की दर्शाता है ना, जिसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और क्योंकि इसकी वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर होती है, जबकि जड़ की वृद्धि मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होती है, इसलिए इसे हम धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि भाई दोनों चीजें यहाँ पर फिक्स कर दी होंगी, मैंने बैठा दी होंगी आप सभी के दिमाग में। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम तीसरी कहानी मेरी जुबानी। समझ रहे हो तीसरी कहानी क्या है भैया? जलानुवर्तनी गतियों की तरफ अब हम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। किसकी तरफ? जलानुवर्तनी गतियों की तरफ हम जानेंगे। वे गतियां जो जल के उद्दीपन के कारण होती हैं जलानुवर्तनी गतियां कहलाती हैं। इस प्रकार की गतियों का सबसे पहले प्रदर्शन भैया जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने कब किया था? 1829 में किया था। जैसे उदाहरण समझ लो, जल की दिशा की ओर गति करता है, बिल्कुल सही बोला है, इसीलिए ये धनात्मक जलानुवर्तनी होता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है। भैया जो जड़ है वो जल की दिशा की ओर ही वृद्धि करता है, इसीलिए ये धनात्मक जलानुवर्तनी होता है। कैसा होता है? सो ये जो जल है ना, जड़ जो है वो जल की दिशा की ओर ही वृद्धि करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? धनात्मक जलानुवर्तनी बोलेंगे, यानी कि पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बोलेंगे। ओके, नाउ रसायनानुवर्तनी गतियों की तरफ अब हम बात करते हैं, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक छोटू सा एग्जाम्पल तो हमें यहाँ लेना ही पड़ेगा। सो किसी रसायन के उद्दीपन, यहाँ पर केमिकल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? केमिकल। केमिकल की बात करें, किसी रसायन के उद्दीपन के कारण होने वाली गति को ही हम रसायनानुवर्तनी गति कहते हैं। जैसे पराग नली की वर्तिका में बीजांड की ओर वृद्धि की अगर बात करते हैं, पराग नली की वर्तिका की अगर मैं बात करूं तो ये एक स्त्री केसर होता है। एक्चुअली में बेटा अभी हम कौन से चैप्टर पे? नियंत्रण एवं समन्वय। तो आपका ना एक चैप्टर है, क्लास 10th में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ये पराग नली कहाँ पर है ना, पराग नली कहाँ पाई जाती है, ये सारे ये भाग क्या है, ऊपर के साइड क्या पाया जाता है। अभी इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये वाला सेक्शन तो इसका स्टिग्मा है ना। तो एक्चुअली में हम जानेंगे कि कौन सा भाग क्या कहलाता है, और एक्चुअली में हम जानेंगे कि सभी भाग काम क्या करते हैं। क्योंकि बेटा जो पादप होते हैं ना, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं ना भैया, वो कौन सा जनन करते हैं? सो बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बेटा ये लैंगिक जनन करते हैं। क्या कहा मैंने आप सभी से कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि बेटा ये लैंगिक जनन करते हैं। ओके, प्लांट्स यानी पादप लैंगिक जनन करते हैं, ये बात दिमाग में बैठ गई। और अब बात आती है कि ये एक्चुअली में लैंगिक जनन तो करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है बेटा? परागण होता है, पॉलिनेशन जिसे हम बोलते हैं। एक होता है स्वपरागण जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, और एक होता है परपरागण जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। एक है स्वपरागण और एक क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे बेटा? परपरागण बोलेंगे। समझ गए? पराग नली की वर्तिका में बीजांड की ओर की वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो उसको वो रसायनानुवर्तनी गतियों में आता है। ठीक है, चलो अब आते हैं एक एक्टिविटी को करने के लिए। हमने यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ अच्छे से जान लिया है। ठीक है, अब हमने क्या जाना है? तो हमने प्रकाशानुवर्तनी गतियों को जाना है, हमने गुरुत्वानुवर्तनी गतियों को जाना है, जलानुवर्तनी गतियों को जाना है, रसायनानुवर्तनी गतियों को जाना है। एंड नाउ लास्ट में ये एक्टिविटी ऑलमोस्ट जो हमने अभी पढ़ा था उसी से बिल्कुल रिलेटेड है ना, जो अभी हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है, मैंने इसे लास्ट में रखा है बस,
है ना। तो चलो इसे पढ़ते हैं, फिर हम एक और चीज स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इसी सेक्शन में वो इंक्लूड है, ठीक है। सो एक शंकु फ्लास्क को जल से भर दो। ये रहा भैया फ्लास्क, शंकुआकार है ना। तो हमने इसको क्या कर दिया है, पानी से भर दिया। अच्छा हाँ, मैं अभी तो जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने ये तो कहीं बोला नहीं कि इसमें पानी भरेगा, हालांकि इसकी जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस तो यही बोलता है पानी तो होगा उसमें, तभी तो प्लांट ग्रो करेगा, समझ रहे हो। तो हमने देखा भाई इसका ये वाला सेक्शन तो पूरा खुला है, ये वाला सेक्शन सॉरी ये वाला पूरा सेक्शन जो है वो तो बंद है, और ये वाला सेक्शन क्या है बेटा, खुला है। तो सुनो, एक शंकु फ्लास्क को जल से भर दीजिए, ठीक है भैया, इसको पानी से भर दिया। अब फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जल से ढक दीजिए और एक ताजा छोटा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जो जड़ें वो जल में भीगी रहें, ठीक है भाई। तो हमने ऐसा कर दिया, हमने इसको यहाँ पर ऐसा लगा दिया है, फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जाल से, तार का जो जाल है उससे ढक देना है। फ्लास्क की ग्रीवा बोले तो उसकी गर्दन, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अब हमने उसे क्या किया है, तार के जाल से ढक दिया। एक ताजा छोटा सेम का पौधा लेना है, ठीक है भाई, सेम का पौधा ले लेंगे और पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रखना है। अब ये जाली में ऐसे रखना है कि उसका जो सेक्शन है, जड़ें जो है वो पानी में डूबी रहे, ठीक है, भीगी रहे। एक और से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लीजिए। देखो ये बॉक्स तो है गत्ते का, लेकिन वन साइड से क्या है भैया, ओपन है। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगी एक छोटा सा छिद्र है, क्यों है भाई छिद्र, किस एंगल से आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई छिद्र किया भी गया है, कोई छिद्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस स्पेस को छोड़ा गया है। तो एक और से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लीजिए, ओके। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो जहां से प्रकाश आ रहा है। चित्र 6.5 ये है प्यारी सी विंडो, क्या है भैया, ये हमारी विंडो, जिसे हम क्या बोलेंगे, सो ये हो जाएगी हमारी खिकड़ी, खिकड़ी हो जाएगी ये हमारी, खिड़की बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनकी टंग जो है अलग चलती है, ऑब्वियसली थोड़ा सा तुतला के बोलते हैं वो लोग। तो खिड़की की बात करें भाई, हमारी जो विंडो है, ठीक है, वो खुली रखेंगे और वहां से मतलब ऐसी जगह इसको रखो, शंक्वाकार फ्लास्क और ये डब्बे को गत्ते के जो एक साइड से खुला हो, और ऐसे यहाँ पर इससे सनलाइट आ रही हो, खिड़की से सनलाइट आ रही हो, ठीक है। सो फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो जहां से प्रकाश आ रहा हो। डन 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 डन, पक्का कंफर्म, आगे बढ़ जाऊं फिर मैं अब, ओके। 2 या 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि प्ररोह प्रकाश की ओर झुक जाता है तथा जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती हैं। अब ये वही बात हो गई, प्ररोह तंत्र, जड़ तंत्र, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। ऑब्वियसली प्लांट ग्रो करना तो शुरू करेगा ना। अरे भाई पौधे की जो जड़ें हैं वो ग्रो करेंगी और जो पौधा है वो प्रकाश की दिशा में जाएगा। तो 2 या 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि जो प्ररोह है ना, वो प्रकाश की ओर यानी कि लाइट की ओर जो है झुक जाता है, और जो जड़ें है ना बेटा, यानी कि जो रूट्स है ना, वो प्रकाश से दूर चली जाती है, यानी कि लाइट से दूर हो जाती है। ऑब्वियसली यही होगा ना भाई, ये प्ररोह ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जड़ नीचे की तरफ जाएंगी, जड़ थोड़ी ऊपर की साइड जाएंगी, फिर प्लांट स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा, एक हवा का झोंका आएगा प्लांट तो छितरा जाएगा। सो प्लांट्स जो है वो जड़ जो है वो इसे मिट्टी में ही दसती जाती है। जितना पुराना प्लांट होगा ना, जड़ें उतना तेजी में, जड़ें जितना ज्यादा गहराई में मिट्टी में रहेंगी ना, प्लांट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्ररोह प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए, और इसे इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित ही छोड़ दीजिए। समझे कि नहीं समझे। अब हमसे यहाँ बेटा कुछ क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी पूछा है, जैसे क्या प्ररोह और जड़ के पुराने भागों ने दिशा बदल दी है, या फिर क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में है। इस क्रियाकलाप से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। चलो भाई, क्या लगता है क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। देखो भाई, अब जब इतना पढ़ लिया है तो समझ में तो आ ही गया होगा कि पहली बात तो 2 या 3 दिन के बाद आपको देखना है कि प्ररोह जो है, आप देखेंगे कि जो प्ररोह है भाई, वो जो प्रकाश की ओर झुकना स्टार्ट कर देता है। जनरली प्रकाशानुवर्तनी गति में तो यही होता है ना, कि जो प्ररोह वाला भाग होगा प्रकाश की ओर जाएगा,
है ना। और जड़ें जो हैं वो लाइट से दूर चली जाती हैं, प्रकाश से दूर चली जाती हैं। मुझे एक बात बताओ, जब ऊपर का हिस्सा लाइट वाली साइड में जा रहा है तो ये तो अपनी जड़ में और नीचे धंसती जाएंगी ना, बढ़ती जाएंगी, तो वो अलग चला जाएगा। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्ररोह जो है वो प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए। ठीक है भाई। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, कह रहे हैं कि फ्लास्क जो है उसको ऐसे घुमाना है कि जो प्ररोह है अब वो प्रकाश से दूर, लाइट से अलग हो जाए, और जो जड़ है वो प्रकाश की ओर हो जाए। इसका मतलब हम उसे तिरछा करके भी तो रख सकते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा, फ्लास्क को इस प्रकार घुमाना है कि प्ररोह जो है वो लाइट से दूर हो जाएगा और जड़ प्रकाश की ओर हो जाएंगे, और इस अवस्था में कुछ दिन के लिए इसे विक्षोभ रहे छोड़ दीजिए। अब आपसे बोल रहे हैं क्या प्ररोह और जड़ के पुराने भागों ने दिशा बदल दी है, तो मैं आपसे कहूंगी कोई नोटिसेबल चेंज यहाँ पर नहीं है ना। नोटिस करने वाला कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसके पुराने प्ररोह और जड़ के पुराने भागों ने दिशा बदल दी, तो उसको नोटिस करने वाला तो ऐसा कोई चेंज हमें यहाँ नहीं मिला। पर क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में है? हाँ, ये जो अंतर की अगर हम बात करते हैं, क्या ये अंतर नई वृद्धि की दिशा में है? जी हाँ, बिल्कुल है। हम ये चीज बोल सकते हैं, क्योंकि भाई नई वृद्धि तो हो रही है जड़ की भी और किसकी, प्ररोह की भी। इस क्रियाकलाप से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि एक में प्रकाशानुवर्तनी गति भी देखने को मिली, और हमने कौन सी गति देखने को मिली है, गुरुत्वानुवर्तनी गति भी देखने को मिली है। समझ गए? सो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी, दोनों कंडीशन आपको एक्सप्लेन कर दी। इस बात को ध्यान रखना, केवल ऊपर का पढ़ के ही शांति से मत बैठ जाना, पूरा पढ़ना ताकि आपको चीजें क्लिक रहे, आपको याद रहे। ओके, नाउ दैट्स इट। अब आते हैं हॉर्मोन्स की तरफ। यहाँ पर हमारा फाइनली पादपों में समन्वय वाला भाग कंप्लीट होता है, जिनमें हमें हॉर्मोन्स वाला सेक्शन भी बेटा यहाँ पर पढ़ना है। तो चलो हॉर्मोन्स भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या देरी करना, किस बात की देरी करना है इसमें, सबसे पहले हॉर्मोन्स के बारे में हम कुछ चीज़ों को जानते हैं। सो हॉर्मोन्स के बारे में अगर सिंपली मैं आपसे कहूँ तो बेटा ये प्लांट्स में भी मिलते हैं हमको, और किस में मिलते हैं, प्लस एनिमल्स में भी मिलते हैं, है ना। यानी कि ये हमारे में भी मिलेंगे और प्लांट्स में भी मिलेंगे। पहली कहानी डन। वह सक्रिय संदेशवाहक पदार्थ, ये सक्रिय होता है, मतलब कैसा होता है भैया, ये एक्टिव होता है। क्लियर? सक्रिय संदेशवाहक, ये एक संदेशवाहक होता है, एक ऐसा पदार्थ है, संदेशवाहक पदार्थ है जो किसी बाह्य या अंतः उद्दीपन के कारण शरीर के किसी भाग की अंतःस्रावी ग्रंथियों या फिर विविध ज्योतकों, है ना, किसको, विविध ज्योतकों द्वारा स्रावित होकर, क्योंकि प्लांट में अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसलिए उनके विविध ज्योतकों की बात चल रही है। उनका जो मैरिस्टेमेटिक होता है ना, उसके बारे में बात चल रही है। इसके द्वारा स्रावित होकर पूर्ण शरीर में संचरित होता है तथा इसकी सूक्ष्म मात्रा, छोटी सी मात्रा ही शरीर की कोशिकाओं की कार्यकी को क्या कर देती है, इफेक्ट करती है, प्रभावित करने के लिए काफी होती है। इसी को हम हार्मोन्स कहते हैं। मैं बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करा रहे हैं ना, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, दिल्ली। अब मैं आपको बताऊं, पीवाईक्यूज उठा के देखना, कहीं ना कहीं आपको हार्मोन्स के डेफिनेशन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि भैया ये हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये देखने को आपको मिल सकता है। सो आप बता सकते हो ना कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हमने जाना कि ये जो हार्मोन्स है प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में है, लेकिन दोनों में अलग अलग है, और ये हमारे शरीर में खून की नदियों की तरह नहीं बहते हैं। जैसे जितना ब्लड है ना पूरे बॉडी का, हमने देखे अगर ब्लड की बात करें, सो हमारे बॉडी का क्या बताया था इसके ठीक पहले वाले चैप्टर में, भैया 7 to 8% पार्ट ही क्या होता है बेटा, ब्लड होता है। इतना नहीं निकलता, ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा निकलता है, लेकिन हाँ हमारे बॉडी के कई सारे सेक्शन में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जिससे हार्मोन्स निकलते हैं, और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सीधा जाकर ब्लड में मिल जाते हैं। तो सुनो सुनो सुनो, मुझे जगह चाहिए पहली बात तो, है ना, और वो तो मैं करके रहूंगी। इसको पीछे 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 करते हैं हम। देखो पहली बात तो बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करूं मैं आपसे, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि
ये एक ऐसी ग्रंथि होती है चंगू मंगू, अंतःस्रावी ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि होती है जो एक्चुअली में क्या काम कर रही होती है भैया, इससे निकलते हैं क्या, तो इससे निकलते हैं बेटा हार्मोन्स। क्या निकलते हैं, सो इससे निकलते हैं हार्मोन्स। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हार्मोन्स है ना, ये सीधे जाकर मिलते हैं, सीधे जाकर कहाँ मिलते हैं भैया, हमारे ब्लड में, यानी कि किस में बेटा, रुधिर लहू खून में जाकर मिल जाते हैं। और जहाँ इसका काम शरीर के पूरे भागों में होता है, जैसे एक एसटीएच हार्मोन है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जिसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर बेटा ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये और किस नाम से जाना जाता है, सो इसे हम वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, चलो, तो ये थी कहानी। तो ये जो हार्मोन निकलता है ना, कहाँ से निकलता है, हमारी खोपड़ी खोपड़ी नहीं, ब्रेन से निकलता है। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि है, वहां से निकलता है ना, पीयूष ग्रंथि से ही एसटीएच हार्मोन निकलता है और ये पूरे बॉडी में जाकर मिलता है। एसटीएच हार्मोन वृद्धि से रिलेटेड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यानी पीयूष ग्रंथि से निकलता है ना। एसटीएच हार्मोन कहाँ से निकलता है, सो सुनो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यानी कि भैया ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। किससे, सो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है और ये सीधे जाकर किस में मिल जाता है, ब्लड में जाकर मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लंबा रहता है, कोई बहुत छोटा होता है, एज बढ़ती जाती है, डिसेबल भी नहीं है वो, मेंटली डिसेबल भी नहीं है वो, सारी चीजें सही है, लेकिन व्यक्ति बौना ही रह जाता है या तो बहुत लंबा ही हो जाता है। भीमकायत्व जिसे हम बोलते हैं बहुत अत्यधिक लंबा होने को, और बहुत छोटा होना बौनापन कहलाता है, बौनापन कहलाता है। ठीक है, तो भाई इसके पीछे रीजन क्या है, एसटीएच होता है। ये ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा लंबा होगा, और बहुत कम मात्रा में रिलीज होगा तो व्यक्ति बौना ही रह जाएगा। ये मैं और अच्छे से आपको कहाँ पढ़ाने वाली हूँ, जब मैं आपको हार्मोन्स पढ़ाऊंगी हमारे शरीर में। इसके ठीक नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सारी चीजें पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी केवल सुनो, कुछ जो चीजें बीच बीच में आते जा रही है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हार्मोन प्रायः प्रोटीन, अमीनो एसिड, स्टेरॉइड्स या फिर इनके व्युत्पन्न होते हैं। इनका अणुभार कैसा होता है, कम होता है, एवं क्रिया के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कहानी समझ में आ गई, चलाई गई होगी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी से, एसेस ले लो फटाफट से, ले लिया पक्का। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम बेटा, हार्मोन्स कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं जो ऊतकों में सह विकार, यानी कि जो कोएंजाइम्स की तरह ये एक्चुअली में काम करते हैं, और उपापचयी क्रियाओं यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना बेटा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है ना बेटा, उनमें सीधे भाग ना लेकर उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स ऊतक विशिष्टता दर्शाते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं। हमारे बॉडी में विशिष्ट हार्मोन है जो किसी विशेष काम के लिए है, किंतु जाति विशिष्टता नहीं होती है। एक विशेष हार्मोन विशिष्ट ऊतक या कोशिका पर ही प्रभाव डालता है, जिसे हम लक्ष्य अंग या लक्ष्य कोशिका, टारगेट ऑर्गन या फिर जिसे हम टारगेट सेल के नाम से भी जानते हैं। कर लिया नोट डाउन, पक्का ना? चलो, अब बात ऐसी है भाई कि इस वाले वीडियो में मैं आपको हमारे बॉडी के हार्मोन्स नहीं पढ़ाऊंगी पर प्लांट्स के पढ़ाऊंगी। तो सुनो, पादप हार्मोन्स विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रसायन होते हैं जो पादपों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। अब बात आती है कि मैम आप तो केवल इतना बताइए कि प्लांट के ये जो हार्मोन है, प्लांट में जैसे टिश्यूज अलग थे, है ना, कुछ कोशिका अंग अलग थे, तो हार्मोन्स भी प्लांट्स के अलग है और हमारे अलग। जैसे मैंने आपसे बोला ना, अरे हमारे में एक एसटीएच हार्मोन होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, तो ये आपको प्लांट में नहीं मिलने वाला, ये आपको केवल किस में मिलेगा, हमारे में। फिर मैम प्लांट्स के हार्मोन क्या काम कर रहे हैं? अरे भाई ये हार्मोन विशेष प्रकार के, पहली बात तो जितने ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल से मिलकर बने होते हैं, जटिल कार्बनिक रसायन होते हैं जो प्लांट्स यानी पादपों में वृद्धि तथा विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित, यानी कि भैया क्या करते हैं, कंट्रोल। सामान्यतः ये पादप की जड़ या तने के शीर्ष
विभिजोतकों से स्रावित होते हैं और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं क्या करते हैं, उसका नियमन करते हैं। समझे? सामान्यतः ये पादप की जड़ या तने के शीर्ष विभिजोतकों से स्रावित होते हैं। आपको याद है क्लास 9 में हमने विभिजोतक पढ़ा था, जहां ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3। एक शीर्षस्थ होता है, एक पार्श्वस्थ होता है, एक अंतर्विष्ट होता है, अंतर्वेशी भी जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो सामान्यतः ये पादप के जड़ या तने के शीर्ष विभिजोतकों में से स्रावित होते हैं और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और उसका नियमन करते हैं। अब एक काम करते हैं, मुख्य पादप हार्मोन्स और उनके काम देखते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, मेजर प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। आप कभी भी प्लांट हार्मोन पढ़ोगे तो आपको एक हार्मोन बार बार मिलेगा, सबसे टॉप पर मिलेगा, जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? ऑक्सिन हार्मोन। अगर किसी ने पूछा बताओ इसको किसने इसकी खोज की, किसने बेटा इसको डिस्कवर किया चंगू मंगू, तो आप क्या बोलोगे कि भाई एक वेंट नाम का साइंटिस्ट था, उसे ने ही इसको क्या किया, डिस्कवर। फिर से सुनेंगे, हम पढ़ रहे हैं प्लांट हार्मोन, और प्लांट हार्मोन में मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। और ये ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? सो वेंट नाम के साइंटिस्ट ने की। पहली कहानी डन। ये जड़ या तने के वृद्धि शीर्ष विभिजोतकों से स्रावित, है ना, वृद्धि शीर्ष विभिजोतकों से स्रावित कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्यतः कोशिकाओं में दीर्घीकरण, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो क्या करते हैं, मेनली सेल्स में दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं और पादपों में प्रकाशानुवर्तन गति जो है वो ऑक्सिन के कारण होती है। अब ये कोई बच्चा ये मत कहना कि मैम ये प्रकाशानुवर्तन गति क्या होती है। बेटा प्रकाशानुवर्तन गति जो है एक ऐसी गति होती है, मान लो किसी ने कह दिया तो मैं खुद से बता देती हूँ, ये एक ऐसी गति होती है जो प्रकाश की दिशा में होती है, जहां इसको लाइट मिल रही होगी। समझे? ऑक्सिन की सांद्रता अगर कम हो जाए तो कम हो जाने पर विल्गन परत बन जाने से पत्तियां, फूल पत्तियां, फूल व फल जो है झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये झड़ेंगे कब, गिरना कब स्टार्ट होंगे, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल, जब उनमें ऑक्सिन हार्मोन की सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समझ गए किससे रिलेटेड ये यहाँ पर इमेज यूज की है मैंने। ऑक्सिन की खोज वेंट नाम के साइंटिस्ट ने की। ये जड़ एवं तने के शीर्ष विभिजोतकों से स्रावित कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो मेनली कोशिकाओं में दीर्घीकरण को क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है। पादपों में प्रकाशानुवर्तन गति ऑक्सिन के कारण होती है और ऑक्सिन की सांद्रता कम हो जाने पर विल्गन परत बन जाने से पत्तियां, फल और फूल ये गिरना शुरू कर जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन बैठ गया दिमाग में। जिब्रेलिन का नाम सुना है? जिब्रेलिन हार्मोन। अब सुन लो, ये हमारे में नहीं है और प्लांट में ही है। पहली बात तो जापानी साइंटिस्ट थे एक, जिनका नाम कुरोसावा था। क्या नाम था भाई? सो एक जापानी साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था कुरोसावा। ये कुरोसावा नाम के जो साइंटिस्ट थे 1926 में इन्होंने हमें जिब्रेलिन हार्मोन प्लांट में बताया कि भैया प्लांट में एक जिब्रेलिन हार्मोन होता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये कमजोर अम्लीय हार्मोन है। क्वेश्चन आता है एसिडिक हार्मोन का नाम बताइए, तो ये कैसा हार्मोन है? सो भैया ये एक एसिडिक हार्मोन है। क्लियर? कैसा हार्मोन है? सो बेटा ये एक एसिडिक हार्मोन है। ये हार्मोन्स आनुवांशिक बौने पादप के दीर्घीकरण में सहायक होते हैं। जो जेनेटिकली बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उनको दीर्घीकरण करने में ये हेल्प करते हैं। छोटे छोटे से बौने से बोल दो ना उसको, बौना सही लिखा है यहाँ पर कि भैया ये कैसे हार्मोन्स होते हैं। जिब्रेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो जेनेटिकली बौना पादप है ना, उसके दीर्घीकरण में हेल्प करता है। जिब्रेलिन द्वारा टमाटर, सेब, नाशपाती तथा गुठली वाले जो फल होते हैं उनमें अनिषेक फलन ऑक्सिन की अपेक्षा अधिक सुलभता से किया जा सकता है। समझे? सो जिब्रेलिन डन, ऑक्सिन डन। नोट्स में बस इतना लिख देना और पेपर में इतना लिख देना, फिर तो खेल हो जाने हैं। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से थोड़ा सा और। फिर ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने एक सिंगल वर्ड को एक्सप्लेन किया है, सो ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, चलो साइटोकाइनिन के बारे में जानते हैं। मिलर और उनके सहयोगी, मिलर की अगर बात करें तो ये एक साइंटिस्ट है
है ना। ये मत सोचना कि नाम कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैम, नहीं, मिलर ही है वो। इनके सहयोगों ने हेल्प करी। सबसे पहले यीस्ट का नाम सुना है, खमीर जिसे हम बोलते हैं। अरे भाई फंगी का नाम सुना है, फफूंद। इसके डीएनए से प्राप्त किया गया किसको, साइटोकाइनिन हार्मोन को। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलर, ये तो थे ही, साथ ही साथ इनके सपोर्टर्स भी थे, सहयोगी भी थे। इन्होंने सबसे पहले खमीर और फफूंद के डीएनए से इसे प्राप्त किया। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है बेटा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। लो भाई, अब यहाँ पर एक नई कहानी पता चली है कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ना भैया, ये क्या कर रहा है, हमारा जो ऑक्सिन हार्मोन था जो जड़ तथा तने की वृद्धि शीर्ष वाले भाग में, शीर्ष विभ्य जो तक पड़ा था ना, वहां पर दीर्घीकरण में सहायता कर रहा था। तो साइटोकाइनिन की बात करें तो ये ऑक्सिन के साथ मिल जाएगा और भैया कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का काम करता है। क्योंकि जो देखो हमारे में भी होता है कोशिका विभाजन, इनमें भी तो होगा, है तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अरे है तो ये भी सजीव, तो होगा इनमें भी, समझे। साइटोकाइनिन के कारण शीर्षस्थ कलिका की उपस्थिति में भी पार्श्व कलिकाएं जो है वो वृद्धि कर पाती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं एब्सिसिक एसिड, है हमारा ए के नाम से जो कि जाना जाता है। साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, तो भैया एक थे कॉर्नट्स और एक का नाम था एडिकोट। इन्हें एडिकोट ने इसे कपास के पादपों के कलियों से अलग किया था। जो कपास है ना, अपने कपास तो पता ही होगा आपको, है ना। तो कपास का जो प्लांट होता है, इसकी जो कलियां होती हैं उससे क्या किया था, बर्ड से इसे अलग किया था। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों से में विलगन तथा जीर्णता उत्पन्न करता है, अर्थात इसे छिड़काव से पत्तियां जो है, इसके छिड़काव से, इस हार्मोन के छिड़काव से पत्तियां जो है वो शीघ्र ही टूटकर गिरने लगती हैं, झड़ने लगती हैं। एब्सिसिक अम्ल अनुकूल परिस्थितियों में ना मिलने तक भ्रूण की वृद्धि को सुषुप्तावस्था में ही रोके रखता है। सुषुप्तावस्था बोले तो सोई हुई अवस्था या रुकी हुई अवस्था में ही ये रोके रखता है, ठीक है। लो भाई, अब होता है यहाँ पर फाइनली फिनिश, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सब यहाँ पर आपके स्टोर हो गया होगा, आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा, बन गया होगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना नहीं भूलिएगा। सारी चीजें मैंने आपको इसकी बता दी हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, और इसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है। यहाँ पर भी आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हैं। YT पर आप हमारे सेशंस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटा ई नोट्स और ई बुक की लिंक जो है वो आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारी ही चीजें हम करवाते हैं कवर। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। और ई नोट्स ई बुक की कहानी पता चल गई ना, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिएगा, और यस कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।